बंधन 7 फेरों के एक कहानी का ये 64वां भाग है। जिन लोगों ने 63 और 65 नहीं सुना है, डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर उसका लिंक दे देंगे, आप लोग सुन सकते हैं। और जिन लोगों को यह पार्ट पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हम ये पार्ट फिर से दे रहे हैं जो कि मिस हो गया है। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। रोशनी विनोद के गले लगकर सिसक पड़ती है। विनोद भी अपनी नम आंखें लिए अपनी बहन को कसकर गले लगा लेता है। चारों बाहर आते हैं। निशांत देव से कहता है, भाई आप भाभी को लेकर निकलिए, मैं और अंजू आते हैं। देव निशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, रुको निशु। निशांत रुककर कहता है, जी भाई। देव शांत स्वर में कहता है, निशु गाड़ी की चाबी अंजू को दो। सेज आप अंजू के साथ घर जाइए, मैं और निशु थोड़ी देर में आते हैं। सेजल बेचैन होकर देव को देखती है और उसका हाथ पकड़ती है। देव उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाते हुए जाने का इशारा करता है। अंजलि निशांत के हाथ से चाबी लेती है और सेजल के साथ मित्तल हाउस निकल जाती है। देव निशांत के साथ निकल जाता है। वो रास्ते में से राज को फ़ोन करता है। राज नीचे हॉल में कुशा को गोद में लेकर सरला और अनिकेत के साथ बैठा था। देव का फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ बोल। देव गंभीर स्वर में कहता है, 5 मिनट में रेडी होकर बाहर आ, जरूरी काम है। राजदेव की आवाज़ सुनकर कहता है, क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है। देव गंभीर होकर कहता है, राज मिलकर बात करते हैं, आई नीड योर हेल्प, प्लीज़ कम फास्ट। राजकुशा को अपनी गोद से में उठाकर सोफे पर बिठाता है और खड़े होकर कहता है, टेंशन मत ले, आता हूँ। अनिकेत सरला राज को देखकर कहते हैं, राज कहाँ जा रहे हो। राज दोनों को देखकर कहता है, पापा देव कुछ परेशान लग रहा है, वाह 5 मिनट में पहुंच रहा है, मैं आता हूं। अनिकेत परेशान होकर कहते हैं, राज क्या हुआ, सब ठीक तो है। राज शांत होकर कहता है, पापा एक बार मिल लूँ, उसके बाद आकर बताता हूँ। सरला धीरे से कहती हैं, तू बाहर जाएगा। राज सरला को देखकर कहता है, हाँ मम्मा शायद। अनिकेत गंभीर होकर कहते हैं, राज बेटा कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत भरत को या मुझे कॉल करना। राज आगे बढ़ते हुए कहता है, जी पापा। इतना कहकर किचन की तरफ जाता है। शीतल राजू के साथ किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी। राज दरवाजे पर रुककर कहता है, सोना 2 मिनट के लिए ऊपर आओ। शीतल राज को देखते हुए अपने हाथ धोती है और जल्दी से आकर कहती है, क्या हुआ आपकी तबीयत। राज हल्की स्माइल से कहता है, रूम में चलो फिर बताता हूँ। दोनों अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दोनों को एक साथ रूम में जाते देखकर अनिकेत सरला को देखकर मुस्कुरा देते हैं। राज जल्दी से रूम में आकर कहता है, सोना मेरे लिए वाइट टी-शर्ट और ब्लू जींस निकाल दो, मैं अर्जेंट काम से देव के साथ जा रहा हूँ। शीतल हैरान होकर कहती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जीजू के साथ अचानक। राज शीतल के गाल पर हाथ रखकर कहता है, सोना मुझे लगता है निशु से रिलेटेड कोई बात है, एक बार मिल लूँ फिर आकर बताता हूँ। शीतल जल्दी से राज के कपड़े निकाल कर देती है। राज फटाफट रेडी होता है। इतने में ही देव का फ़ोन आ जाता है। दोनों नीचे आते हैं। राज शीतल को देखकर कहता है, कुशा का होमवर्क करा दिया है, उसे टाइम से खाना खिला देना और मम्मा के पास सुला देना, मैं जल्दी आता हूँ। शीतल हल्के से मुस्कुराकर कहती है, हम इंतज़ार करेंगे, जल्दी आइएगा। राज उसे गहरी नज़रों से देखता है और इधर उधर देखकर जल्दी से शीतल को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके गालों को चूमकर बाहर निकल जाता है। शीतल अपने गालों पर हाथ रखे अभी भी राज के स्पर्श को महसूस कर रही थी। इतने में ही सरला उसके पास आकर कहती हैं, क्या हुआ, ऐसे गाल पर हाथ लगाए क्यों खड़ी हो। कुशा जल्दी से आकर कहती है, दादी शायद हैंडसम ने चाची के चिक्स पर वाइट कर लिया। चाची हाथ हटाइए अपना। दादी देखो तो ज़रा, चाची के ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। शीतल का हाथ पकड़कर, चाची पेन हो रहा है क्या। कुशा की बात सुनकर शीतल एकदम सकपका जाती है। वहीं सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कुशा का हाथ पकड़कर कहती हैं, कुशा चलो हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी चाची को। कुशा अपनी आंखें मटका कर कहती है, दादी हमने देखा था चाचू को। सरला थोड़ी नाराज़गी से कहती हैं, कुशा हमने कहा ना चलो हमारे साथ। शीतल जाओ और कुशा का खाना ला दो। शीतल जल्दी से अपनी नज़रें नीचे करके किचन में चली जाती है और मन में
बड़बड़ाते हुए कहती है, पहले तो 24 घंटे नाक पर गुस्सा रहता था, अब जनाब प्यार लुटाने से बाज नहीं आते, जगह भी नहीं देखते और शुरू हो जाते हैं। आ जाने दो इन्हें रूम में। लेकिन राज के स्पर्श को याद करते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ जाती है। वह जल्दी से प्लेट में कुसा का खाना सरला को देकर आती है और धीरे से कहती है, माँ, भाभी का डिनर। भरत नीचे आते हुए कहता है, शीतल, नीलू नीचे आकर सबके साथ डिनर करेगी, तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। पूरा दिन हो गया इधर उधर भागते हुए चारों तरफ नजरें दौड़ाकर कहता है, राज कहाँ है? शीतल कहती है, ये जीजू के साथ बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। भरत अनिकेत के पास बैठकर कहता है, ठीक है, जाओ रेस्ट करो, राज आएगा तब डिनर करेंगे। शीतल चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इधर देवराज और निशु के साथ आना सागर लेक साइड गार्डन में बने रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। राजदेव का हाथ पकड़कर गुस्से से कहता है, देव, बात क्या है? कब से पूछ रहा हूँ, कुछ बोलेगा? देव की आंखों में हल्की सी नमी तैर जाती है। वो एक नज़र निशांत की तरफ देखता है और भावुक होकर कहता है, राज, तेरा नीसू बड़ा हो गया यार। ये और रोशनी दोनों अपने प्यार की कुर्बानी देकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। देवराज राजदेव को इतना व्याकुल देखकर गुस्से से कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू कब से ऐसे बचपना करने लगा? चुपचाप शांत होकर बैठ। निशु, बात क्या है? निशांत नजरें नीचे करके राज को रोशनी की सारी बातें बताता है। राज गौर से निशांत के चेहरे को देखता है और गंभीर होकर कहता है, निशु, बचपना कर रहे हो दोनों, किस्मत वाले हो जो सच्चा प्यार मिल रहा है और तुम उसे ठुकरा कर आगे बढ़ रहे हो। और लंबी सांस लेकर, एक बात बताओ, दोनों ने एक बार भी घर पर इस बारे में बात नहीं की और खुद से ही इतना बड़ा फैसला ले लिया। गलत बात है निशु। निशांत उदास होकर कहता है, भाई, वो नहीं चाहती कि मैं पापा मम्मा से बात करूं। उन्हें डर इस बात का है, अगर उन्होंने मना कर दिया तो वह सबकी नज़रों में गिर जाएगी, मजाक बनकर रह जाएगी वह सबके सामने। राजदेव की ओर एक नज़र देखता है और शांत होकर कहता है, देव, मुझे लगता है अंकल से और रोशनी के पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। निशांत जल्दी से कहता है, भाई प्लीज़ रहने दीजिए, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ने का फैसला लिया है, अब हम दोनों को कोई झूठी उम्मीद नहीं पाल सकते। राज थोड़ा गुस्से से कहता है, निशु, तुम कब से बड़ों की बात काटने लग गए? देव, बचपना छोड़ो, समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है। रोशनी अब रोड चली जाए, उससे पहले हमें बात करनी होगी। अंकल को फ़ोन लगा और आंटी को लेकर यहाँ आने का बोल, हम सब यहाँ से विनोद के घर डायरेक्ट चलेंगे। निशांत एक नज़र देव को देखता है। देव हैरानी से राज को देखकर कहता है, राज, यह सब अभी टाइम तो देख। राज अपना फ़ोन लेकर हल्की नाराज़गी से कहता है, तू बैठे रहा मुँह लटका के और सोचता रहा, टाइम नहीं है हमारे पास। इतना कहकर दीवान जी को फ़ोन लगाता है। दीवान जी राज का इस समय फ़ोन देकर कहते हैं, बोलो बरखुरदार, कैसे याद किया? राज शांत होकर कहता है, अंकल, आपसे ज़रूरी काम था, प्लीज़ आप आंटी को लेकर आना सागर गार्डन की तरफ आ सकते हैं। दीवान जी हैरानी से कहते हैं, राज, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? राज हल्की सी मुस्कान लेकर कहता है, अंकल, पहले आप आइए तो आंटी के साथ मिलकर बात करते हैं। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। दीवान जी हॉल में बैठे हुए न्यूज़ चैनल देख रहे थे। वह कृष्णा को आवाज़ लगाकर कहते हैं, कृष्णा जी इधर आइए। कृष्णा अपने रूम से आते हुए कहती हैं, देव, निशु आ गए। दीवान जी खड़े होकर कहते हैं, वह दोनों अभी नहीं आए, आप जल्दी से रेडी हो जाइए, हम थोड़ा बाहर जाकर आते हैं। कृष्णा जी हैरानी से कहती हैं, टाइम देखिए, 8 बजने वाले हैं। दीवान जी शरारत से कहते हैं, मेरे साथ ही जा रही हैं आप, इसलिए डरिए मत, अपनी बीवी को साथ लेकर जा रहा हूँ, इसलिए चुपचाप रेडी होकर आ जाइए, हम थोड़ी देर में आते हैं। कृष्णा जी मुस्कुराकर कहती हैं, ससुर बन गए हैं लेकिन आदतें नहीं बदलेंगी। दीवान जी मुस्कुराते हुए कृष्णा को देखते हैं और अपने कमरे में जाते हुए कहते हैं, ससुर बनने से आदत कैसे बदलेगी, यह आप आज बता ही दीजिए। शरारत से, नहीं तो आज मैं अपनी सारी पुरानी आदत है ना एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा, फिर मत कहिएगा कि बड़े बेशर्म हो रही हैं। दीवान जी की बात सुनकर
किरणा जी के गाल शर्म से गुलाबी हो जाते हैं। वो उनकी तरफ एक नज़र उठाकर देखती हैं और अपने रूम में दीवान जी के साथ चली जाती हैं। दोनों रेडी होते हैं और मनोहर और मीना जी को थोड़ी देर में आने का बोलकर निकल जाते हैं। इधर देव और निशांत दोनों परेशान हो रहे थे। राज दोनों को ऐसे देखकर गुस्से से कहता है, देव अपना हुलिया सुधार ले, अंकल आंटी पहुंचने वाले हैं, बात करनी है हमें तो थोड़ा स्ट्रांग बन। देवराज की तरफ देखता है। राज उसका हाथ पकड़कर शांत स्वर में कहता है, बात करनी पड़ेगी यार, जितना जल्दी यहाँ मैटर सॉल्व होगा उतना ही सबके लिए अच्छा है। इतने में ही राज का फ़ोन रिंग करता है। राज फ़ोन उठाकर कहता है, अंकल वेट ए मिनट, अभी आता हूँ। इतना कहकर दीवान जी किरणा जी की तरफ चला जाता है। वो सब पहले से ही लेक साइड रेस्टोरेंट में बैठे थे। दीवान जी देव निशांत को भी वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं और उन दोनों के चेहरे देखकर उन्हें काफ़ी कुछ समझ आ जाता है। वह एक नज़र किरणा की तरफ देखकर देव के पास आकर शांति से बैठ जाते हैं। किरणा देव को देखकर कहती हैं, तुम तीनों एक साथ बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई। देवराज की ओर देखता है और दीवान जी का हाथ थामकर नम स्वर में कहता है, पापा निशु के बारे में कुछ बात करनी है। दीवान जी हल्की नाराज़गी से कहते हैं, निशु के बारे में बातें घर पर भी हो सकती थी, ऐसे इस समय यहाँ बुलाने का। राज दीवान जी को देखकर शांत स्वर में कहता है, अंकल देव ने नहीं, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। हम सबके सामने बात करने से पहले आप दोनों से अकेले में बात करना चाहते हैं। अंकल वैसे भी मैटर थोड़ा सीरियस है, हम उस बच्ची को सबके सामने हर्ट नहीं कर सकते। दीवान जी गंभीर रूप में कहते हैं, राज देव बातों को घुमाना बंद करो और मुद्दे पर आओ। देव शांत होकर दीवान जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, पापा आपका निशु और रोशनी एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, लेकिन मम्मा दोनों ही अपने प्यार की कुर्बानी देकर आगे बढ़ रहे हैं। देव भावुक होकर कहता है, पापा कुछ कीजिए प्लीज़। दीवान जी गंभीर लहजे में कहते हैं, निशांत क्या है यह सब और कब से चल रहा है? इतने बड़े हो गए कि हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा तुम सब ने। निशांत किरणा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पापा क्या बताता आपको, जब मैं खुद ही डिसीजन नहीं ले पा रहा। रोशनी नहीं चाहती कि उनकी एज का मैटर परिवार के न बनने का कारण बने, इसलिए हम दोनों कोई कदम नहीं बढ़ा पाए पापा, और हमने आगे बढ़ने का फैसला लिया। वो खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा, लेकिन मेरे कारण उनका हमेशा हमारे परिवार में मजाक बने या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। इसलिए हम दोनों ने मूव ऑन करने का फैसला लिया है। आप सब चाहते हैं ना मैं अंकिता से शादी करूं, तो मैं रेडी हूं मम्मा। दीवान जी को देखकर कहता है, आप बेफिक्र रहिए पापा, अंकिता को हमेशा मेरी तरह से एक पत्नी का सम्मान मिलेगा। पूरी कोशिश करूंगा हमारा एक वैवाहिक सफल जीवन हो, बट दिल में हमेशा रोशनी रहेगी उनकी जगह। दीवान जी गुस्से से कहते हैं, इसका मतलब दो लड़कियों की ज़िंदगी खराब करोगे। निशांत नज़रें नीचे करके कहता है, सॉरी पापा वो मतलब। दीवान जी देव को देखकर बेचैनी से कहते हैं, मैंने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं दी कृष्णा। निशु कैसे सोच ली इतनी बड़ी बात, शादी अंकिता से और प्यार रोशनी से। निशांत भावुक होकर कहता है, सॉरी पापा आपको हर्ट नहीं करूँगा, बट जो सच्चाई है वो छुपा भी नहीं सकता। बट प्रॉमिस करता हूँ आपकी परवरिश को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूँगा। अंकिता को एक पत्नी होने का पूरा सम्मान दूंगा। दीवान जी सख्त होकर कहते हैं, सम्मान नहीं, उसे प्यार दे पाओगे रोशनी की तरह। दीवान जी की बात सुनकर निशांत चुप हो जाता है। दीवान जी कृष्णा को देखकर कहते हैं, कृष्णा हमें हमारे सवालों के जवाब मिल गए, चलिए। कृष्णा शांत होकर देव को देखकर कहती हैं, प्लीज़ सुनिए ना एक मिनट। निशु रोशनी के मना करने की वजह सिर्फ उसका तुमसे 2 साल का बड़ा होना है या कुछ और भी। निशांत धीरे से कहता है, मम्मा उनके लिए यह वजह ही इतनी बड़ी है, इसलिए हम नहीं कह पाए आपको। कृष्णा निशांत के गालों को प्यार से छूकर हल्की मुस्कान से कहती हैं, निशु बच्चे, मुझे और तेरे पापा को उसकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सासू माँ कहती थी, बड़ी लड़की बड़े भाग। और दीवान जी को देखकर कहती हैं, सुनिए ना, मुझे निशु के लिए रोशनी ही चाहिए। कृष्णा जी की बात सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और सीधे उनकी नज़र
दीवान जी पर पड़ती है। दीवान जी ने अपने चेहरे को पूरी तरह गुस्से से ढक रखा था, लेकिन वह भी आखिर एक पिता थे, कब तक नाराज रहते। अपने चेहरे को सख्त करके कहते हैं, ऐसे क्या देख रहे हो तीनों। देवराज दोनों दीवान जी का हाथ पकड़कर कहते हैं, पापा प्लीज निशु की खातिर। दीवान जी गंभीर होकर कहते हैं, देवराज तुम्हारे छोटे को अपने मम्मी पापा पर भरोसा ही नहीं था ना, तभी उसने अपनी खुशियों को मारकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। निशांत एकदम से अपनी जगह से उठकर पीछे से भी दीवान जी के गले में अपने बाहें डालकर उनके कंधे पर सर रखता है और नम स्वर में कहता है, गलत सोच रहे हैं पापा, आप दोनों भगवान हैं, मेरे सपने में भी आपकी जगह किसी को नहीं दे सकता। पूरा भरोसा था आप पर, लेकिन उनकी खातिर। दीवान जी मंद मंद मुस्कुरा कर कहते हैं, किरणा जी एक और झूठ बोल रहा है। आपका लाडला रोशनी को अपने दिल में जगह दे रखी है और हमारे साथ। निशांत दीवान जी को गले लगाए हुए कहता है, पापा रोसू की जगह अपनी जगह है मेरे दिल में, बट उनसे भी पहले आप दोनों हैं हमारे लिए। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, वाह बरखुरदार कृष्णा जी, शॉर्ट नेम का चलन चल रहा है हमारे ख़ानदान में। नीलू, सेज जान, सोना और अब रोसू, क्या ख्याल है आपका भी नया नामकरण कर दूं? दीवान जी की बात सुनकर तीनों बच्चे उनके गले लग जाते हैं। किरणा जी हंसते हुए कहती हैं, कुछ पी लिया है क्या आज, जो शाम से रोमांस का भूत चढ़ रहा है? बच्चों के सामने तो शर्म कीजिए। देव की तो आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। किरणा देव को ऐसे देखकर कहती हैं, क्या हुआ देव, तू इतना बेचैन? देव किरणा को साइड हक करके कहता है, मम्मा बहुत खुश हूँ, आज खुशी के आंसू हैं। पापा प्लीज, रोशनी बहुत अपसेट थी, आप कुछ करिए ना। राज दीवान जी को देकर कहता है, अंकल अभी इतना टाइम नहीं हुआ और विनोद का घर पास में ही है, हमें अंकल आंटी से भी बात करनी चाहिए। दीवान जी हैरानी से कहते हैं, देव राज इस समय हम कल सीधा शगुन लेकर ही जाएंगे। देव शांत होकर कहता है, पापा कल नहीं, प्लीज अभी। रोशनी बहुत रोई है आज, हम सब अभी अंकल आंटी से बात कर लेंगे तो अभी सुकून से सो पाएगी। दीवान जी किरणा को देखकर कहते हैं, बोलो किरणा आप क्या कहती हो? किरणा जी हंसते हुए कहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। निशांत को देखकर मैं तो जल्दी से रोशनी को घर लाना चाहती हूँ, मुझे भी तो साथ सोने की फीलिंग चाहिए। निशांत किरणा के गले लगकर कहता है, मम्मा आप सही में ऐसा कर पाएंगी? किरणा जी कहती हैं, जी बिल्कुल। किरणा की बात सुनकर देव और राज को हंसी आ जाती है। वह निशांत को देखते हैं और दीवान जी से कहते हैं, पापा निशु को घर भेज देते हैं, इसका वहाँ कोई काम नहीं है। दीवान जी राज को देखकर कहते हैं, देव इसे गाड़ी की चाबी दो, निशु तुम घर निकलो बेटा। निशांत दोनों को घूर कर कहता है, दिमाग खराब है आप दोनों का। यार मम्मा मेरी शादी की बात करनी है तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। किरणा मुस्कुरा कर कहती हैं, देवराज मेरे बेटे को तंग मत करो, उसे उसकी रोसू को भी तो अकेले में संभालना होगा। और इतना कहकर उनकी तरफ अपनी आई विंक करती हैं। निशांत कृष्णा की तरफ देखकर हैरानी से कहता है, मम्मा आप भी? दीवान जी खड़े होकर कहते हैं, मस्ती मजाक बंद करो, अब जल्दी चलो। देवसेजल को फ़ोन करो और बताओ आने में टाइम लगेगा, वह भाई साहब और भाभी जी को डिनर करवा दे। देव मुस्कुराते हुए कहता है, जी पापा। किरणा शरारत से कहती हैं, राज तू भी तेरी सोना को फ़ोन कर दे। राज किरणा के गले में अपना हाथ डालकर कहता है, डार्लिंग आप मेरे साथ हो तो मुझे अभी सोना नहीं चाहिए। किरणा राज का कान पकड़कर कहती हैं, मेरे पति के सामने ही मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, बेशर्म कहेगा। अभी फ़ोन करती हूँ शीतल को। राज जल्दी से कहता है, आंटी छोड़िए कान, ऐसा गजब मत कहना। धीरे से किरणा के कान में कहता है, डार्लिंग अभी तो रिश्ता भी ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ा है और आप बीवी के हाथ से पिटवाने पर तुली हुई हैं। किरणा राज की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, थोड़ा सा सब्र कर ले बेसब्र इंसान, कुछ दिनों बाद रिश्ता भी आगे बढ़ जाएगा। खुश रहो मेरे बच्चों। दीवान जी सबको इतना खुश देखकर भावुक हो जाते हैं। देव सेजल को फ़ोन करके बताता है और दीवान जी को चलते हुए
पीछे से हक करके खुश होकर कहता है, थैंक यू पापा, यू आर बेस्ट, लव यू। दीवान जी देव का हाथ पकड़कर कहते हैं, लव यू बेटा, तुम अच्छे से अपने पापा को जानते हो। तुम्हें क्या लगा? मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा। देव, राज के प्री वेड के समय उदयपुर में जो हादसा हुआ था उसे भी जानता हूँ। देव की आंखें हैरानी से दीवान जी की तरफ उड़ जाती हैं। दीवान जी मुस्कुराकर कहते हैं, तब से ही मेरी नज़र हर वक्त तुम दोनों पर थी, लेकिन मैं चुप रहा। देखना चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे आगे बढ़कर अपने मन की बात बताएंगे। बट देव, मुझे रोशनी पर प्राउड है। अपने परिवार की खुशियों की खातिर दोनों अपना प्यार कुर्बान करने चले थे, पागल कहीं के। लेकिन तुमसे नाराज़ हूँ। इन दोनों ने तो बचपना किया, लेकिन तुमने भी नहीं बताया। देव दीवान जी का हाथ पकड़ते हुए भावुक होकर कहता है, पापा, इतने दिनों से इतना सब कुछ एक साथ लाइफ में हुआ कि सोचने का मौका ही नहीं मिला। सबसे फ्री होकर आज दोनों से बात की, लेकिन दोनों को दुखी देखकर मैं फिर बेचैन हो गया। मुझे राज को बुलाना पड़ा। दीवान जी हंसकर कहते हैं, और तुम्हारे दोस्त ने तुरंत तुम्हारी परेशानी सॉल्व कर दी। अपनी गाड़ी के पास आकर कहते हैं, आओ बैठो। राज, इधर आओ मेरे पास। किरणा जी, आप अपने लाडलों के साथ उसके ससुराल पहुंचिए। किरणा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाती हैं। देव दीवान जी से कहता है, पापा, चाबी दीजिए। दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, चुपचाप बैठो। दोनों खुश होकर दीवान जी को गले लगा लेते हैं। इतने में ही राज का फ़ोन रिंग करता है। राज फ़ोन उठाकर कहता है, सोना, थोड़ा टाइम लगेगा, तुम मम्मा पापा के साथ डिनर कर लो, मैं आकर खा लूँगा। सरला शांत स्वर में कहती हैं, सोना नहीं, तेरी माँ बोल रही हूँ। राज एक बार फिर फ़ोन स्क्रीन देखकर कहता है, बोले मम्मा। सरला कहती हैं, राज सब ठीक तो है ना? राज हल्की स्माइल से कहता है, मम्मा गुड न्यूज़ है, आकर सभी को बताऊंगा, पर प्लीज़ आप सब डिनर कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टेंशन मत लेना, देव छोड़ देगा मुझे। सरला मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, चल तेरी सोनत से बात कर ली। इतना कहकर फ़ोन शीतल को पकड़ा देती हैं। राज धीरे से कहता है, सोना, घर आकर बात करूं? शीतल मुस्कुराकर, जी जल्दी आइए, हम डिनर आपके साथ ही करेंगे। राज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से कहता है, बेचैन मत हो सोना, आकर सारी बेचैनी दूर कर दूंगा, बाय। इतना कहकर फ़ोन रख देता है। शीतल राज की बात सुनकर शर्माती हुई अपने कमरे की ओर चली जाती है। राज की बातें सुनकर देव दीवान जी की तरफ देखता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। दीवान जी थोड़ी देर बाद गाड़ी रोकते हुए हल्की स्माइल से कहते हैं, देव बेटा, सामने शॉप से जाकर मिठाई पैक करवा कर लाओ, अपनी बहू के पास जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा पाऊँगा। देव मुस्कुराकर दीवान जी को देखता है और राज को बाहर आने का इशारा करता है। राज और देव दोनों शॉप पर आकर 5 तरह की अलग अलग मिठाइयों की पैकिंग करवाते हैं और दीवान जी के पास आ जाते हैं। दीवान जी की गाड़ी थोड़ी देर में ही विनोद के घर के सामने रुकती है। निशांत, किरणा भी वहां पहुंच जाते हैं। गार्ड सबको देखकर सलाम करता है और गेट खोलता है। बाहर से ही घर की बेल बजाता है। बेल की आवाज़ सुनकर विनोद सामने ड्राइंग रूम में लगी स्क्रीन को चालू करके देखता है, इस समय कौन आया। रूही किचन में जाते हुए कहती हैं, देखो जाकर, मैं अभी आई। विनोद की नज़र जैसे ही स्क्रीन पर पड़ती है, पूरे मित्तल परिवार को एक साथ देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। वो जल्दी से बाहर आता है और बाहर आकर दीवान जी के आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम अंकल। दीवान जी शांत लहजे में कहते हैं, खुश रहिए बेटा, सॉरी इस समय। विनोद एकदम से दीवान जी का हाथ पकड़कर कहता है, शर्मिंदा मत करिए अंकल, आपका ही घर है, आइए। और इतना कहकर सबको अंदर ड्राइंग रूम में बैठाता है और सर्वेंट से कहता है, मॉम डैड को बोलिए दीवान अंकल आए हैं। सर्वेंट जल्दी से अंदर जाकर रूही और विजयकांत को बताता है। विजयकांत अपने कमरे से बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए दीवान जी के गले मिलते हैं। रूही भी आकर सबको नमस्ते करती हैं और कृष्णा से मिलती हैं। सभी एक दूसरे से मिलते हैं और बैठकर बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद दीवान जी शांत होकर कहते हैं, विनोद बेटे, रोशनी को बुला कर लाओ। विजयकांत रूही दोनों एक दूसरे की तरफ देख हैरानी से देखते हैं। रूही गंभीर स्वर में कहती हैं, भाई साहब,
क्या बात हो गई? किरणा हल्की मुस्कान लेकर कहती हैं, रूही जी परेशान मत होइए। दीवान जी अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, शर्मा जी मैं अपने निशांत के लिए आपकी रोशनी का हाथ मांगता हूँ। रूही एक नज़र विनोद और विनय जी को देखती हैं, जो धीरे से कहते हैं, भाई साहब रोशनी और निशांत की एज में 2 साल का अंतर है। किरणा शांत होकर कहती हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? रूही विजयकांत विनोद की तरफ देखते हैं। विनोद विजयकांत का हाथ पकड़ कर कहते हैं, पापा दी निशु को बेहद प्यार करती हैं, लेकिन वह भी अपनी एक ही वजह से अपने जज्बात दिल में ही दबा रही हैं। आज देव भाई और भाभी ने भी उनको बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना है कि समाज और परिवार सभी रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे और वह अपनी वजह से दोनों परिवारों का सर कभी झुकने नहीं देंगी। विजयकांत ध्यान से विनोद की बातें सुनते हैं और रूही को देखकर कहते हैं, रूही तुम्हारी बेटी ने हीरा पसंद किया है अपने लिए। मैं खुद भी निशांत को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन जो डर रोशनी के मन में था वही मेरे भी था, इसलिए दीवान जी से कभी कह नहीं पाया। दीवान जी हल्के स्माइल से कहते हैं, विजय जी मुझे मेरे बेटे की पसंद पर गर्व है। मेरे परिवार को रोशनी के 2 साल बड़े होने से कोई एतराज़ नहीं है। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे ऊपर हैं। निशु की खुशियाँ रोशनी के साथ हैं, तो फिर हम और आप कैसे इन बच्चों को उनके हिस्से की खुशियाँ नहीं दे? रूही दीवान जी की बात सुनकर सिसक उठती हैं। निशांत जल्दी से उठकर रूही के पास जाकर उनके दोनों हाथों को पकड़कर शांत स्वर में कहता है, आंटी आपके रोने की वजह जान सकता हूँ? यदि आपको ये रिश्ता नहीं पसंद तो हम। रूही निशांत का गाल छूकर प्यार से कहती हैं, आपके जैसा दामाद पाना तो हर माँ के लिए खुशी की बात है बेटा, बस थोड़ा भावुक हो गई। बीनू रोशनी को बुला कर लाओ। दीवान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, विजय जी आपको यह रिश्ता मंजूर है ना? विजयकांत खड़े होकर कहते हैं, रूही आप बैठे क्यों हैं? मुंह मीठा करवाइए, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ है। दीवान जी रूही को रोकर कहते हैं, जी मुंह मीठा जरूर करेंगे, बट पहले रोशनी को आने दीजिए, उसकी हाँ भी ज़रूरी है। निशु देव के पास आकर बैठो। निशांत कहता है, जी पापा। विनोद रोशनी को नीचे लेकर आता है। रोशनी सबको एक साथ इतनी रात में देखकर हैरान हो जाती है। निशांत की नज़रें सामने से आती रोशनी पर ही थी। उदास चेहरा, सूजी हुई और रोने से लाल आंखें। रोशनी को ऐसे देखकर निशांत का दिल बेचैन हो उठता है। राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, शांत रहा, एक बार सारी बातें फाइनल हो जाएं, उसके बाद अकेले में जाकर उससे बात कर लेना। निशांत राज को देखकर धीरे से अपनी पलकें झुका देता है। रोशनी नीचे आकर सबको नमस्ते करती है। कृष्णा रोशनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती हैं और प्यार से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहती हैं, रोशनी एक माँ अपने बेटे के लिए उसकी खुशियाँ मांगने आई है। मेरे निशु की दुल्हन बनोगी? रोशनी हैरानी से किरणा को देखती है। जैसे ही उसकी नज़र विनोद और अपने मॉम डैड पर पड़ती हैं, वह मुस्कुराते हुए उसे देखते हैं और अपनी पलकें झपकाकर उसे हाँ का इशारा करते हैं। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। किरणा जी हल्के से मुस्कुराकर कहती हैं, रोशनी बेटा ये आंसू किस लिए? मेरा निशु पसंद नहीं है क्या? रोशनी किरणा की बात सुनकर उनके हाथों को कसकर अपने सर से लगाकर सुबक पड़ती है। किरणा जी उसे अपने गले से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, रोशनी ये खुशी के पल हैं, इस समय तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। रूही रोशनी से कहती हैं, रोशनी जल्दी से आओ बेटा। रोशनी नीचे बने हुए वॉशरूम में ही चली जाती है और अपना चेहरा धोकर 5 मिनट में रेडी होकर आती है। दीवान जी रोशनी को देखकर कहते हैं, रोशनी इधर आओ बेटे। रोशनी दीवान जी के पास आकर खड़ी होती है। दीवान जी शांत स्वर में कहते हैं, बैठो। रोशनी किरणा और दीवान जी के बीच में बैठ जाती है। दीवान जी रोशनी को देखकर कहते हैं, बेटा इस रिश्ते को मना करने के पीछे एज मैटर के अलावा कोई और भी रीज़न है? रोशनी धीरे से कहती है, नहीं अंकल। दीवान जी गंभीर होकर कहते हैं, विजय जी सिर्फ इसकी वजह से इन दोनों बच्चों ने हमें अपनी दिल की बात नहीं बताई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। यदि आज राजा और देव मुझे और किरणा को सारी बातें नहीं बताते
तो शायद रोशनी हमेशा के लिए एमरॉड चली जाती। दीवान जी की बात सुनकर विजयकांत और रूही विनोद की तरफ देखते हैं। विनोद शांत स्वर में कहता है, पापा दी की परसों फ्रांस की टिकट थी। विजयकांत गुस्से से कहते हैं, रोशनी इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने मॉम डैड को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। सब कुछ अकेले बीनू के ऊपर छोड़कर जा रही थी। रह लेती अपने मॉम डैड के बिना, अपने भाई के बिना, और भावुक होकर निशांत को देखते हुए कहते हैं, और अपने नीसू के बिना। रोशनी अपने दोनों हाथों को जोड़कर नम स्वर में कहती है, सॉरी पापा, मिस्टर मित्तल को अपनी आंखों के सामने किसी और के साथ होते हुए नहीं देख पाते, इसलिए यह फैसला। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, विजय जी शांत रहिए, ईश्वर की मेहरबानी है जो टाइम रहते सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। रोशनी बेटा, मेरा निशु बहुत मासूम है, शैतानी बचपना बहुत है उससे, लेकिन अपने परिवार के प्रति वह बहुत ही केयरिंग है। सारे भाइयों में बहुत गहरा प्यार है, और राज को देखकर रोशनी तुम मित्तल परिवार की सबसे छोटी बहू बनकर आ रही हो। तुम्हें अपने तीनों जेठ और जेठानियों को हमेशा उनका मान देना पड़ेगा, जो मेरे लिए देव से भी पहले भरत और राज हैं। मेरी तीनों बहुएं मेरा अभिमान हैं। विजय जी को देखकर रोशनी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी अपने रिश्तों को ऐसे ही सहेज कर रखोगी जैसा तीनों भाइयों बहुओं में रखा है। रोशनी शांत लहजे में कहती है, अंकल अपनी जान से ज़्यादा संभाल कर रखेंगे अपने रिश्ते को। हमारी वजह से मिस्टर मित्तल का सर कभी अपनों के आगे नहीं झुकेगा, कभी शर्मिंदा नहीं करेंगे हम अपने मॉम डैड की परवरिश को, अपने भाई के प्यार को। रोशनी की बातें सुनकर दीवान जी के चेहरे की स्माइल गहरी हो जाती है। निशांत मुस्कुराकर एकटक रोशनी को देखता है, जिसके चेहरे पर हल्की सी चमक थी। देवराज के कान में धीरे से कहता है, राजयात, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे हम शर्मा कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में किसी टेंडर खुलने का वेट कर रहे हैं। मिस्टर मित्तल समथिंग समथिंग। निशांत देव और राज को घूर कर देखता है। वह दोनों उसे देखकर शरारत से मुस्कुरा देते हैं। किरणा जी कहती हैं, देव गाड़ी की चाबी सर्वेंट को देकर शगुन की मिठाइयाँ मंगवा लो। सर्वेंट जल्दी से गाड़ी से मिठाई के बॉक्स लेकर आता है और टेबल पर रखता है। दीवान जी किरणा को इशारा करते हैं। किरणा अपना पर्स खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकालती हैं और उसमें से सोने के कंगन की जोड़ी निकालकर रोशनी के हाथों में पहनाते हुए कहती हैं, रूही जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। देवराज हैरानी से अपने मम्मी पापा को देखते हैं। किरणा मिठाई का बॉक्स खोलकर रोशनी का मुंह मीठा कराती हैं। देव और राज दोनों खड़े होते हैं और मिठाई लेकर सबसे पहले निशांत का मुंह मीठा कराते हैं। उसके बाद रोशनी का मुंह मीठा करा के कहते हैं, वेलकम टू मित्तल फैमिली। रूही खुश होकर कहती हैं, रोशनी अपने सास ससुर के पैर छुओ बेटा। रोशनी दीवान जी और किरणा के पैर छूती है, और जैसे ही देव और राज के पैर छूने झुकती है, दोनों ही उसे बीच में रोककर निशांत के साथ उसे भी गले लगा लेते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हमेशा खुश रहना। विजय जी रूही को अंदर आने का इशारा करते हैं। दीवान जी विजय जी को रोककर कहते हैं, विजय जी आपसे कुछ कहना चाहूँगा। विजयकांत कहते हैं, जी भाई साहब कहिए। दीवान जी शांत स्वर में कहते हैं, विजय जी हम दोनों परिवार दो रिश्ते में बन चुके हैं। मेरी अंजू आपके घर की शान बनने वाली है, वहीं रोशनी मित्तल परिवार की। आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ताउम्र हमारे परिवार के बीच एक स्वस्थ रिश्ता कायम हो। कोई भी उलझन हो तो एक दूसरे से हम खुलकर कहें। कभी मनमुटाव की स्थिति दोनों परिवार में पैदा ना हो, बस इसके अलावा मेरी कोई डिमांड नहीं है। निशांत आज से आपका बेटा है, इसे सिर्फ शगुन के 11 रुपये देकर अपना लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विजयकांत रूही दोनों दीवान जी की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। इतने में ही लेडी सर्वेंट टेबल पर कॉफ़ी और नाश्ता लगाती हैं। किरणा जी हल्के से मुस्कुरा कर कहती हैं, रूही जी यह सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। घर पर बच्चे डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, हम जल्दी ही निकलेंगे। रोशनी सभी को कॉफ़ी देती है। वह जैसे ही निशांत के पास आती है, राज हल्के से मुस्कुरा कर कहता है,
मिस्टर मित्तल कॉफ़ी लीजिए। राज की बातें सुनकर सभी की हंसी छूट जाती है। वहीं रोशनी शर्माती हुई अपने कमरे में चली जाती है। राज दीवान जी की ओर देखता है। दीवान जी शांत होकर कहते हैं, निशु, रोशनी के साथ जाकर कॉफ़ी पियो और जल्दी से दोनों नीचे आओ, हमें घर भी निकलना है। निशांत मुस्कुराकर दीवान जी को देखता है और धीरे से कहता है, थैंक यू पापा। रूही मुस्कुराकर कहती हैं, विनोद, दामाद जी को रोशनी के कमरे में लेकर जाओ। विनोद निशांत को लेकर ऊपर जाता है और रोशनी के रूम में छोड़कर देव और राज के पास आकर बैठ जाता है। निशांत गेट नॉक करके धीरे से कहता है, मैं आई कम इन। रोशनी पीछे मुड़कर निशांत को देखती है और गेट के पास आकर कहती है, आइए। निशांत अंदर आकर पूरे रूम को घूमकर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेरी गुड। रोशनी निशांत को देखकर कहती है, क्या हुआ आप ऐसे? निशांत रोशनी के पास आकर कहता है, आपके रूम की बात कर रहा हूँ। मुझे सफाई बहुत पसंद है। हर चीज़ें हमारे रूम के जैसे ही व्यवस्थित हैं। सेम चॉइस। रोशनी निशांत को बैठने का इशारा करके कहती है, बैठिए। निशांत रोशनी की गहरी नज़रों में देखता है और उसका हाथ पकड़कर गंभीर आवाज़ में कहता है, रोसू, क्या फॉर्मेलिटी है यह सब? रोशनी निशांत को एक नज़र देखती है और जल्दी से उसके गले लग जाती है। निशांत मुस्कुराते हुए उसे अपने आगोश में भर लेता है। रोशनी सिसकते हुए कहती है, नहीं सोचा था आपके घर वाले इतनी आसानी से। निशांत रोशनी के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहता है, हमारे घर वाले रोशनी, भूल गई आप? पापा ने नीचे क्या कहा? आप अब हमारे घर की छोटी बहू हैं। इस नाते मित्तल परिवार आपका भी हुआ ना। रोशनी निशांत को देखकर कहती है, सॉरी, वो अभी आदत नहीं। निशांत उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर कहता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी रोसू। और नम स्वर में कहता है, आपने सही में जाने का फैसला कर लिया था। रोशनी निशांत के दोनों हाथों को पकड़कर सुबकते हुए कहती है, आपको किसी और का होते हुए नहीं देख पाते। यही एक रास्ता बचा था हमारे पास। निशांत रोशनी को एक हाथ से अपनी बाहों में लेकर अपना दूसरा हाथ रोशनी के गाल पर रखता है और कहता है, आज के बाद मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। रोशनी हल्के से अपना सर ऊंचा करके कहती है, सपने में भी अब आपसे दूर होना नहीं चाहेंगे। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे के गले लगकर सुकून से एक दूसरे को महसूस करते हैं। निशांत रोशनी के बालों में अंगुलियां चलाकर हल्की स्माइल से कहता है, रोसू, आप मुझे मिस्टर मित्तल कहकर बुलाना बंद कीजिए, वरना सब मिलकर बहुत लेंग पोलिंग करेंगे। डेमो आपने थोड़ी देर पहले देख लिया। रोशनी हल्की मुस्कान से कहती है, फिर क्या कहकर बुलाएंगे? निशांत मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे सभी अपने निशु कहते हैं। अब आप भी उसमें शामिल हैं तो आप निशु कह सकते हैं। रोशनी निशांत के गले लगते हुए कहती है, हम कल आपके साथ माँ चामुंडा के दर्शन करके ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आप चलेंगे हमारे साथ? निशांत मुस्कुरा कर कहता है, ऑफ कोर्स चलूँगा। मैं घर जाकर मम्मा पापा से बात करता हूँ। एक बात कहूँ आपसे? रोशनी निशांत का हाथ पकड़कर कहती है, आपको परमिशन की ज़रूरत है क्या? बोलिए। निशांत रोशनी के गाल को छूकर उसके थोड़ा सा करीब होता है और शांत स्वर में कहता है, आप कल पहली बार मेरे साथ मंदिर जाएंगी। मैं चाहता हूँ आप साड़ी पहनकर चलें। रोशनी घबराते हुए कहती है, पर हमें साड़ी पहननी नहीं आती और हमारे पास साड़ी। निशांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। भाभी और अंजू है ना, वो आपको रेडी कर देंगे और कल आपके लिए साड़ी भी आ जाएगी। आपके निशु की तरफ से उसकी रोसू के लिए पहला गिफ्ट। इतने में ही गेट पर नॉक होता है और लेडी सर्वेंट कहती है, रोशनी दीदी आपको नीचे बुला रहे हैं। रोशनी एकदम से निशांत से अलग होती है और धीरे से कहती है, तुम चलो, हम आते हैं। निशांत रोशनी को देखकर कहता है, आइए रोसू। उसका हाथ पकड़ता है और एक कदम आगे बढ़ता है। रोशनी पीछे से ही निशांत को हक कर लेती है। रोशनी की करीबी से निशांत के कदम वहीं थम जाते हैं। वो रोशनी के दोनों हाथों को पकड़कर आगे करता है और प्यार से कहता है, फ़ोन पर बात करूँगा आपसे, अभी नीचे चलिए। दोनों नीचे आते हैं। दोनों को एक साथ हाथ पकड़े देख आते हुए दीवान जी और कृष्णा की तरफ इशारा करते हैं।
किरणा की नज़र जैसे ही दोनों के हाथों पर पड़ती है, उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। निशांत सबको मुस्कुराते हुए देखकर जल्दी से रोशनी का हाथ छोड़कर दीवान जी के पास आता है। दीवान जी निशांत के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, निशु, मेरी बहू का हाथ क्यों छोड़ा है? अभी जब तक साथ में हो, एक दूसरे के पास रहो, रोशनी के पास जाओ। निशांत रोशनी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद सभी निकल जाते हैं। दीवान जी किरणा जी के साथ सीधे मित्तल हाउस रवाना हो जाते हैं। वहीं एक और निशांत पहले राज को अग्रवाल हाउस छोड़ता है, फिर अपने घर जाते हैं। रात के 11 बजने वाले थे। शीतल सरला अनिकेत के साथ हॉल में बैठी थी। नीलिमा, भरत और कुशा अपने रूम में सो गए थे। शीतल को छोड़कर सभी ने डिनर कर लिया था। गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर राजू जल्दी से गेट खोलता है। थोड़ी देर में राज अंदर आकर अनिकेत सरला को देखकर कहता है, पापा, आप अभी तक सोए नहीं? सरला शांत होकर, राज, पहले तू आराम से बैठ और यह बता क्या हुआ? देव ने ऐसे अचानक। राज सरला को एक नज़र देखता है और शांत होकर कहता है, मम्मा पापा, दीवान अंकल ने निशु का रिश्ता फाइनल कर दिया। सरला खुश होकर कहती हैं, मैंने तो उसी दिन भाई साहब से कहा था, लड़की हमारे पास ही है, अंकिता निशु के लिए। राज शांत होकर कहता है, मम्मा, निशु का रिश्ता अंकिता से नहीं, रोशनी से तय हुआ है। सरला अनिकेत हैरानी से कहते हैं, यह कैसे राज? राज शांत होकर साइड में सारी बातें अपनी मम्मी पापा को बताता है। इतने में ही शीतल पानी का गिलास लेकर उसके पास आती हैं। राज उसे प्यार से देखता है और उसके हाथ से पानी लेकर पीता है। अनिकेत मुस्कुराते हुए कहते हैं, सरला, देनू का डिसीजन बिल्कुल सही है। रोशनी बहुत ही समझदार बच्ची है और फिर निशु की पसंद भी है। सरला शांत होकर कहती हैं, लेकिन वह निशु से बड़ी। अनिकेत हल्के गुस्से से कहते हैं, सरला, आज तो आपने यह बात कह दी, आगे से थोड़ा ध्यान रखना। अब वह हमारे घर की सबसे छोटी बहू है और उसके सम्मान का ध्यान रखना अब हमारे परिवार की भी जिम्मेदारी है। सरला शांत स्वर में कहती हैं, हम ध्यान रखेंगे। वैसे आप सही कह रहे हैं, रोशनी रूही जी की परवरिश है, समझदार तो होगी ही। शीतल को देखकर कहती हैं, राज, जाओ बेटा, चेंज करो। शीतल अभी तक भूखी है, दोनों जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, उसे कल स्कूल भी ज्वाइन करना है। अनिकेत उठकर कहते हैं, सरला जी, मेरी दवाइयाँ दे दीजिए। बेटा, अपना खाना रूम में ही लेकर चले जाना। शीतल उठकर कहती है, जी पापा जी, और इतना कहकर जल्दी से किचन में जाकर खाना गर्म करती है। इतने में ही राज चेंज करके किचन में आता है और कहता है, सोना यार, मेरे कारण क्यों भूखी रही? तुम्हें तो जल्दी खाना खाने की आदत है। शीतल माइक्रोवेव में सब्जी रखते हुए कहती है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक दिन लेट खा लेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और धीरे से कहती है, पर आपके बिना अकेले नहीं खा पाते, इसलिए। राज पीछे से ही शीतल को गले लगाकर कहता है, सोना, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा। शीतल के कान के पास अपने होठ रखकर दिलकश अंदाज में कहता है, सोना, जल्दी से खाना दे दो, नहीं तो यह भूखा शेर अपने सैनी को शिकार बना लेगा। शीतल राज की बाहों में कसमसाते हुए कहती है, छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? अभी कोई आ जाएगा। राज शीतल के कंधे पर चिन रखकर कहता है, सोना, 11 बज रहे हैं, कौन आएगा यार, और मैं अपनी बीवी की हेल्प कर रहा हूँ। और इतना कहकर उसके हाथों को पकड़कर माइक्रोवेव खोलता है और उसमें से सब्जी निकालता है। इतने में ही सरला का किचन में आना होता है। वह दोनों को एक साथ इतने करीब देखकर एकदम से किचन के दरवाजे पर रुक जाती हैं और ज़ोर से बंद करती हैं, लाइट बंद मत करिए, अभी हम पानी लेकर आ रहे हैं। सरला की आवाज़ सुनकर जल्दी से शीतल से अलग होता है और ट्रॉली में प्लेट निकाल कर उसमें बाउल रखता है और किचन से बाहर निकल जाता है। सरला एक नज़र राज को देखती हैं और जग में पानी भरकर शीतल के पास आकर शांत स्वर में कहती हैं, शीतल, आज दूसरी बार हुआ है, राज को अपने तरीके से समझा देना। गुस्सा भी बच्ची है, उस पर भी गलत असर पड़ेगा। वह यदि सबके सामने बोल देती है तो अभी अच्छा नहीं लगता, और किचन में मुझे यह सब पसंद नहीं। शीतल के गालों को छूकर कहती हैं, बेटा, यह जगह हमारी अन्नपूर्णा और कुलदेवी की है, समझ रही हो ना? मैं
क्या कहना चाहती हूँ? शीतल नज़रें नीचे करके कहती है, माँ, आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होगी, प्रॉमिस। शैला शीतल का चेहरा अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, रोमांस खुलकर करो, मेरे राज को खूब 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 प्यार दो, लेकिन सिर्फ बेडरूम में। और शरारत से कहती हैं, राज को भी बोल देना, उसे जो भी शरारतें करनी है वह बेडरूम में ही करे। शीतल की नज़रें शैला के इतने प्यार से समझाने पर नम्र हो जाती हैं। शैला उसकी आंखों की नमी देखकर गंभीर स्वर में कहती हैं, बुरा लगा बच्चा। शीतल शैला का हाथ पकड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने जिस तरीके से समझाया उससे मम्मा की याद आ गई। वह भी जब कभी हमसे गलती होती थी तो ऐसे ही प्यार से समझाती थी। शैला शीतल के माथे को चूमकर कहती हैं, हमेशा खुश रहो बच्चे। और मुस्कुराते हुए, नई नई शादी हुई है, रोमांस करना तो बनता है। और शरारत से कहती हैं, वैसे शीतल, अभी मेरा राज पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। शीतल शर्मा कर शैला के गले लग जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या माँ आप भी हमारी लिंक पोलिंग कर रही हो? शैला शीतल का गाल छूकर कहती हैं, जाओ अपने रूम में, राज इंतज़ार कर रहा होगा। और हाँ बेटा, एक बात और, अभी उससे इस बारे में कोई बात नहीं करना, बाद में उसे अपने तरीके से समझा देना। शीतल खाने की ट्रे उठाकर कहती है, जी माँ, गुड नाइट। इतना कहकर आगे बढ़ती है। राज ने शैला और शीतल की सारी बातें किचन के गेट पर साइड में खड़े होकर सुन ली थी। वह शीतल के बाहर आने से पहले ही रूम में चला जाता है। शीतल खाना लेकर टेबल पर रखती है और राज जल्दी से रूम लॉक कर देता है। शीतल प्लेट में सर्व करती है कि राज जाकर काउच पर बैठता है और शांत होकर कहता है, सोना, एक प्लेट में ही लगा लो। शीतल मुस्कुराते हुए राज को देखती है और जल्दी से प्लेट में खाना लगाकर पहले राज को उसका फेवरेट राजमा चावल अपने हाथों से खिलाती है। राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम भूखी हो? शीतल उसको खिलाते हुए कहती है, हम भी खा रहे हैं ना, पहले आप खाइए। दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाने के बाद शीतल सब सामान समेटती है कि राज उसका हाथ पकड़कर कहता है, सोना, बाहर टेबल पर ही रख दो, राजू ले जाएगा। शीतल हल्के से मुस्कुराकर कहती है, राजू भैया सो गए होंगे, हम बस 2 मिनट में साफ करके रख देंगे, आप लेटिए, हम आते हैं। इतना कहकर जल्दी से किचन में सब सामान व्यवस्थित करके आती है। राज रिमोट लेकर झट से रूम लॉक कर देता है। शीतल जैसे ही अलमीरा की तरफ बढ़ती है, राज शीतल का हाथ पकड़कर कहता है, सोना, आज यह पहन लो। शीतल राज के हाथ की तरफ देखती है। उसके हाथ में पिंक कलर की नेट की 2 पीस नाइटी थी। उसको देखकर शीतल की जान सूखने लगती है। राज उसका चेहरा देखकर कहता है, क्या हुआ सोना, अभी भी मुझसे हेजिटेशन? शीतल राज के सीने से लगते हुए कहती है, वो बात नहीं। राज उसके बालों को कान के पीछे करके कहता है, फिर क्या बात है सोना? शीतल कुछ नहीं। राज के हाथ से नाइटी लेती है और जैसे ही आगे बढ़ती है, राज शीतल की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहता है, कहाँ जा रही हो? मैं हेल्प कर दूंगा ना। शीतल लरजते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़िए, हम अभी चेंज करके आते हैं। राज शीतल का पल्लू पकड़कर खींचता है, जिससे शीतल एकदम राज के करीब आ जाती है। वो अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर दूसरे हाथ से उसकी साड़ी की पिन निकाल देता है। शीतल राज की हरकत से सिहर जाती है। वह धीरे से कहती है, राज प्लीज़। राज मधोसी से कहता है, सोना, क्या प्लीज़ यार, करने दो ना हेल्प, कोई शरारत नहीं करूँगा, बस करीब से तुम्हें थोड़ी देर महसूस करना चाहता हूँ। राज के ऐसा बोलते ही शीतल अपने को राज की बाहों में सुपुर्द कर देती है। राज शीतल की साड़ी खोलकर साइड में डालता है और उसके खुले कंधे पर होंठ रखकर कहता है, जाओ सोना, जल्दी से चेंज करके आओ, आज दिल बहुत बेसब्र हो रहा है यार, और तुम्हें इतना प्यार देना चाहता हूँ, बट अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तुमसे प्रॉमिस किया है, उसे नहीं तोड़ सकता। उसके कंधे को एक बार फिर छूता है और शीतल को छोड़ देता है। शीतल राज के छोड़ते ही बाथरूम में चली जाती है। वो हल्के गर्म पानी से शावर लेती है और अपनी नाइटी पहनकर जैसे ही अपने को मिरर में देखती है, उसके बदन में सिरहन सी दौड़ उठती है। नाइटी का ऊपर का पूरा पीस नेट का था, जिससे उसके अंदर का हिस्सा क्लियर दिख रहा था। शीतल के कंधे की पतली सी स्ट्रिप्स को क्रॉस करके बांधा हुआ था। आगे का नेक भी शेप में होने के कारण थोड़ा सा डीप था, जिससे शीतल का
टैटू पूरा दिख रहा था। साथ ही उसका गेहुआ कसा हुआ बदन उस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। राज बाहर से ही कहता है, सोना जल्दी आओ ना। शीतल रजते हुए, आ रहे हैं राज। इतना बोलकर वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर आती है। राज मिरर के सामने खड़ा होकर कहता है, अपनी बेड ड्रीम कर रहा था। शीतल को पिंक कलर की 2 पीस नाइटी में देखकर उसके हाथ एकदम से रुक जाते हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह अपनी गहरी नज़रों से शीतल को देखता है और जल्दी से अपने बियर्ड सेट करके ट्रिमर को साफ करके बॉक्स में रखता है। शीतल जैसे ही बेड पर जाने के लिए आगे बढ़ती है, राज उसकी नाइटी की रोप पकड़कर खींच लेता है, जिससे ऊपर वाला नेट का पीस सामने से खुल जाता है। शीतल राज की हरकत से एकदम बर्फ जैसे जम जाती है। राज उसके पास आता है और उसके सामने खड़ा होकर शीतल की नाइटी को सामने से पूरा हटाकर उसे ऊपर से नीचे तक अपनी नज़रों से स्कैन करता है। शीतल राज की नज़रों की बेचैनी देखकर अपने में सिमट रही थी। राज धीरे से अपना चेहरा शीतल की गर्दन के पास लाकर उसे हल्के से चूम लेता है और कशिश भरी आवाज़ में कहता है, सोना बहुत हॉट लग रही हो। मेरे होठों की तलब बढ़ रही है यार। मेरे लब बेचैन होकर तुम्हारे बदन पर अपनी हरकत करने के लिए मचल रही हैं। बताओ क्या करूँ सोना। उसके टैटू पर अपनी अंगुलियां चलाते हुए थोड़ा सा अपने होठों की बेचैनी दूर करना चाहता हूँ। इजाज़त दोगी। राज की नशीली बातों और उसके बोलने के अंदाज से शीतल पर भी राज के प्यार की खुमारी चढ़ने लगती है। वह लरजते हुए कहती है, राज आपको हमारी तरफ से पूरी इजाज़त है। आपके पास आकर हमें भी थोड़ा सा सुकून चाहिए। शीतल के इतना बोलते ही राज के चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। वह अपने दोनों हाथों से उसकी नाइटी का ऊपर का पीस हटा देता है। शीतल को ऐसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह शीतल का हाथ पकड़कर उसे आराम से बेड पर सुलाता है और सिर्फ सीलिंग की एक लाइट जलाकर पूरे रूम की लाइट ऑफ करके शीतल के पास आकर उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, सोना आंखें खोलो अपनी, मेरे प्यार को खुली आंखों से महसूस करो। इतना कहकर अपने होठ उसके तिल पर रख देता है। शीतल के दोनों हाथ राज की खुली पीठ पर कसते हैं। राज के होठों की हरकत शीतल की आंखों, उसके गालों, उसकी नोज पर और उसके चेहरे पर धीरे धीरे बढ़ती है। वो धीरे से अपने होठों से शीतल का तिल एक बार फिर छूता है और एकदम से अपने होठों से शीतल के होठों के किनारे को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शीतल की आंखें राज के प्यार से एकदम बंद हो जाती हैं। एक लंबे लिप किस के बाद एक बार फिर राज के होंठ शीतल की गर्दन, उसके खुले कंधे और उसके टैटू पर थिरकते हैं। शीतल लराजते हुए कहती है, राज बस कीजिए ना प्लीज़, हम अपना होश खो रहे हैं। आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहते राज, छोड़ दीजिए। शीतल के ऐसा कहने से राज एकदम से रुकता है और शीतल के होठों को अपने होठों से हल्के से छूकर कहता है, लव यू सोना है। राज शीतल को अपनी बाहों में भरकर कहता है, सोना ठंड लग रही हो तो ऊपर की नाइटी पहन लो। शीतल राज के सीने पर सर रखकर कहती है, आप हमें ब्लैंकेट उड़ा दीजिए बस, हम ऐसे ही आपके सीने से लगकर सोना चाहते हैं। राज शीतल को पकड़कर, अब थोड़ी देर सो जाओ सोना, सुबह टाइम से उठना होगा। एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए दोनों थोड़ी देर में ही सो जाते हैं।